बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। वो कहते हैं ना कि कुफ्र का माशरा चल सकता है पर बेइंसाफी का, बेअदल का माशरा नहीं चल सकता, और इसीलिए ही आज कुफ्र के माशरे तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं और हम जो बराए नाम ईमान के साथ जीते हैं उनका पुरसाने हाल नहीं। जी हाँ, मैं हसन नवाज साहब की एक जो खबर आप गूंज रही है उसी पर बात कर रहा हूं कि वो किस तरह इंग्लैंड के अंदर डिफॉल्टर हुए, क्या मौकफ था उनका, और फिर एक जो उनके तर्जमान की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो शरीफ खानदान है उसके तर्जमान की तरफ से कुछ बातें आई, तो उन बातों से मुझे कुछ वाकयात याद आए कि शरीफ खानदान की सियासत में आमद कैसे हुई। पहले मैं हसन नवाज वाले वाकये की आपको डिटेल बता दूं, कोई हवाई वाकये की मैं बात नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि डिटेल्स क्या है, मैं ये नहीं कहूंगा क्या हुआ। हसन नवाज साहब जो कि नवाज शरीफ साहब के जो दो साहबजादे हैं उनमें हसन नवाज साहब जो है वो बड़े बेटे हैं, और इन्होंने जो है इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि ये सियासत में दोनों बेटे हसन और हुसैन आते नहीं और ये इंग्लैंड में कारोबार करते हैं, और आपको याद होगा कि पनामा के मामले में भी इनका नाम आया था, और जिस पर आज तक मियां नवाज शरीफ साहब मुझे क्यों निकाला और साकिब निसार एंड कंपनी एंड बला बला नाम लेते हैं, उसमें केस भी वो यही कहते हैं कि जी पनामा में मैंने बेटे की कंपनी से पैसे नहीं लिए थे तो मुझे निकाल दिया। अब वो क्या इंसाफ था क्या नहीं था, मैं इस डिबेट में नहीं जाता। बहरहाल इन दोनों नवाज शरीफ के बेटों का नाम पनामा लीक्स में भी आया था क्योंकि इनकी नाम पर कंपनियां थी पनामा के अंदर। सो इन्होंने बहुत सारी कंपनियां इंग्लैंड में भी बनाई हुई हैं और उन कंपनियों के नाम पर मुख्तलिफ कर्जे लिए गए हैं बैंकों से। सो वो कर्जे जब वापस नहीं किए गए तो वो केसेस चले गए अदालत के अंदर, और इंग्लैंड के अंदर बरतानिया की एक आला अदालत ने, जी हां, उनके हाई कोर्ट ने इस केस की सुनवाई की, और यह केस दायर हुआ था 25 अगस्त 2023 को। केस का नंबर है 694 जो 2023 में हुआ, और किसके खिलाफ हुआ? हसन नवाज के खिलाफ, जिनकी रिहाइश है फ्लैट नंबर 17 एवनफील्ड हाउस 118 पार्क लेन लंदन। सो इनके खिलाफ ये बैंक रप्सी का केस दायर हुआ, और उसके साथ साथ ये केस दायर हुआ कि जनाब ये इतने सालों से कई कंपनियों के डायरेक्टर हैं पर इन्होंने टैक्स से 1 रुपया नहीं दिया। सो इन दोनों केसेस में हसन नवाज साहब हार गए। हसन नवाज कौर एंड मैक्सवेल एक जो लॉ फर्म है वो हसन नवाज साहब को रिप्रेजेंट कर रही थी, और फैसला आया 29 अप्रैल 2024 को। अब आप ये सवाल पूछेंगे, यार ये फैसला तो आया 29 अप्रैल 2024 को, कहानी बाहर आ रही है नवंबर को। तो ये कहानी नवंबर में इसलिए बाहर आई, पहले किसी माई के लाल की जरूरत थी ये खबर निकाल लेते। अब इंग्लैंड के अंदर एक कानून है कि जब भी कोई बैंकरप्ट होता है, जब भी कोई इश्तिहारी होता है, जो मैं आम फैम अल्फाज में कहूं, जब भी कोई मुल्जिम डिक्लेयर हो जाता है या किसी चीज के हवाले से उनके बारे में कंफर्म हो जाता है कि भाई ये डिफॉल्ट कर गया, तो इंग्लैंड का एक गजट है, जी ये एक गजट है, उस गजट के अंदर उसका इंदराज होता है और वो गजट पब्लिकली अवेलेबल होता है। इस गजट के अंदर हसन नवाज का इंदराज हुआ है इतवार के रोज, यानी नवाज शरीफ साहब जब मरियम नवाज साहिबा के साथ वापस वतन आया उससे एग्जैक्टली सिर्फ 3 या 4 रोज बाद, जी हाँ 17 नवंबर को यह इंदराज हुआ है, और मेरा ख्याल है 12 नवंबर को ये जो है नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा वापस वतन आए। शायद इनको इसके इंदराज का भी पता हो क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ कानून के मुताबिक है। जब कोई फैसला आता है तो उसकी एक लिमिट होती है, इतने टाइम के बाद ये चला जाएगा। अब इस केस के अंदर 2-3 चीज़ें हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। क्या किसी भी अदालत की पाकिस्तान में ये जुर्रत कभी हुई है कि ये शरीफ खानदान अगर इख्तिदार में हो या कोई भी खानदान हो, मैं सिर्फ पर्टिकुलर नहीं जाऊँगा, ये फिर मेरे कई दोस्त कहते हैं कि जनाब आप जो है ना वो यूथिया हो गए हैं। ठीक है, मैं यूथिया बिल्कुल नहीं हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं। अब बदकिस्मती ये है कि जहां से केसेस निकलेंगे मैं उन्हीं की बात करूंगा ना। मैं अब क्या जो केसेस मैं क्या बात करूं, मैं आज भी ये बात करता हूं कि जनाब जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है उसका हिसाब होना चाहिए, पर हिसाब कभी होगा नहीं। बहरहाल हम फिर डिट्रैक्ट ना हो जाए। हसन नवाज साहब के खिलाफ या क्या हुक्मरान खानदान के खिलाफ इन्होंने बैंकों से, कितने पाकिस्तान के बैंक हैं जिन्होंने इत्तेफाक फाउंड्री, और कितनी इनकी, ये पिछले दिनों आपने सुना था जिसमें हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के दूसरे फर्जंद जो हैं जो कि कारोबारी मामला देखते हैं उनके नाम आए थे। जो एक शुगर मिल, रमज़ान शुगर मिल है चिन्योट के अंदर, उसके हवाले से आए थे, इंक्वायरियाँ हुई थी। क्या कभी कोई रिजल्ट निकला? किसी की जरूरत हुई है इनको डिफॉल्टर करे? ये वही इंग्लैंड वाले हैं, वो अगर अपने माशरे में इंसाफ खत्म कर दें तो फिर उनका भी हाल हमारा वाला होगा। अब इस
जब ये खबर पाकिस्तानी मीडिया में आ गई और ये खबर डिस्कस होने लगी, अब पता नहीं, ये खबर देने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि इस अपने वीलॉग का थंबनेल भी थोड़ा सा मासूमाना बनाऊं, क्योंकि मुझे यूं लगता है कि जब भी कोई अब फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, ऐसी कोई बात हो तो वो वीलॉग खुलता ही नहीं। बहरहाल जब ये खबर आम हुई तो शरीफ खानदान के एक तर्जमान की तरफ से पूरे मीडिया को टिकट्स भेजे गए, टिकट्स बनाकर भेजे गए मौकफ के, और उसमें कहानी शुरू की गई कि जी शरीफ खानदान को तो कई बार दिवालिया किया गया है और उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया। और उसमें सबसे पहली मिसाल जो उनकी मौजूदा इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके बानी जुल्फकार अली भुट्टो की दी गई कि जी उसने पहली बार शरीफ खानदान की मिलों को, शरीफ खानदान की संतों को कौमियाती किया था, नेशनलाइज किया था, गवर्नमेंट के खाते में लिया था। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में, तो ये उनको नेशनलाइज किया गया था। सो उन्होंने इसकी बात कहानी शुरू की और फिर उन्होंने जस्टिस साकिब निसार एंड कंपनी और फिर उन्होंने परवेज मुशर्रफ और क्या क्या मिसालें दी। तो मैं उन तर्जमान साहब की ना जहानत को बिल्कुल दाद दूंगा। बात वो कहते हैं ना, सवाल गंदम जवाब चना। बात हो रही है कि हसन नवाज साहब डिफॉल्ट किए हैं, कई कंपनियों के डायरेक्टर थे, अब नहीं रहे इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के हाई कोर्ट ने किया है और क्या आपने उसके खिलाफ अपील की है। वो तो वो माशरा है, बिल्ली के बच्चे को कोई बंदा पैर रख के चला जाए तो उसका इंसाफ मिलता है। अगर आपके साथ ज्यादती हुई थी तो क्या आपने किया, और मिला किसको रहे हैं, इंग्लैंड को मिला रहे हैं कि जी पाकिस्तान में हमारे साथ सियासी तौर पर क्या मामला होते हुए उनसे। मैं उन तर्जमान साहब को सिर्फ एक वाक्य सुना देता हूं जो कि उनको बिल्कुल पता होगा। जिस तरह कहते हैं ना कुब्बे लत रास आ गई, इसी तरह ये जो कौमी नेशनलाइज किया था जुल्फकार अली भुट्टो ने इंडस्ट्री को, उनको तो शायद पता भी नहीं था ये शरीफ खानदान कौन है। ये तो उस इंडस्ट्री 100, 200, 300 सैकड़ों इंडस्ट्रियलिस्ट के दरमियान एक नाम होगा। ये लाहौर के रिहायशी थे और इन्होंने जब ये नेशनलाइज हुए थे तो इन्होंने गल्फ और उधर अपनी क्या पैसे किस तरह ट्रांसफर किए थे, ये कहानी और है। बहरहाल इसके बाद जब जियाउल हक साहब ने मार्शल लॉ लगाया और जुल्फकार अली भुट्टो को जेल में डाला, तो वो उन लोगों को तलाश कर रहे थे जिनमें बाय डिफॉल्ट एंटी भुट्टोइज्म हो। तो वो उस तलाश में किस तरह शरीफ खानदान को ये वो कहते हैं ना कुब्बे लत रास आई। वो कहानी यूं है कि जियाउल हक के दौर में पंजाब के गवर्नर थे गवर्नर गुलाम जिलानी, और उन्होंने अपनी बतौर गवर्नर, वो गवर्नर हाउस में रहते थे, उन्होंने अपना जाती घर बनाना था, जाती कोठी बनानी थी और उन्होंने आर्किटेक्ट बुलाए। आर्किटेक्ट्स के साथ बातचीत के अंदर यह बात निकली कि जी एक शरीफ खानदान है, मियां शरीफ साहब, उनके लिए मॉडल टाउन के अंदर 188 जो अब मशहूर इनकी अब दफातर बन चुके हैं क्योंकि अब ये मॉडल टाउन से आगे जाती उमरा जा चुके हैं, वो घर बनाए गए हैं, नई कोठियां बनाई गई हैं। अगर गवर्नर साहब वहां पर विजिट कर लें और उनको देख लें तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा उन्हें कि क्या किस अंदाज का नया घर बनना चाहिए। और इस बात पर गवर्नर पंजाब गुलाम जिलानी साहब जो है वो राजी हो गए। और जब वो मियां शरीफ साहब के बारे में मशहूर है कि वो बड़े कहे ना कि बड़े माशाल्लाह वो समझदार इंसान थे। जब उनको ये कहा गया कि गवर्नर पंजाब उनके घर को देखने आ रहे हैं, उन्होंने खूब खाने पीने का एहतमाम किया लाहौरी अंदाज में। गवर्नर साहब गए, उन्होंने घर शर देखा, बातचीत हुई। जब वो निकलने लगे तो ड्राइंग रूम के अंदर एक फानूस, ये जो छतों के अंदर फानूस लगते हैं ना सजावट के लिए, एक फानूस लगा हुआ था जिसको गवर्नर पंजाब ने गुलाम जिलानी ने कोई 4 से 5 सेकंड जरा घूर के ऐसे देख लिया, ऐसे जिससे अंदाजा हुआ कि उन्हें पसंद आया। और रावी ये बताता है कि गवर्नर पंजाब जो कि सरकारी प्रोटोकॉल के साथ निकले थे, वो गवर्नर हाउस बाद में पहुंचे। मियां शरीफ साहब ने वो फानूस पैक करवाकर पहले ही गवर्नर हाउस पहुंचा दिया और इस तरह उनकी दोस्ती हुई गवर्नर पंजाब से। और फिर जब जियाउल हक को बहुत ज्यादा जरूरत थी, स्पेशली पंजाब से, लाहौर से, क्योंकि ये घर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस वक्त, सो जुल्फकार अली भुट्टो को काउंटर करने के लिए, तब मियां शरीफ साहब को कहा गया कि आप अपने बेटों में से एक बेटा जो है वो सियासत के लिए दें। उनकी चॉइस पहली जो है वो शहबाज शरीफ थी, लेकिन शहबाज शरीफ क्योंकि उस वक्त कारोबारी मामलात में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे और उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि काम कहाँ तक जाएगा, तो उन्होंने नवाज शरीफ का नाम लिया और फिर नवाज शरीफ साहब सियासत में आए। पहले वज़ीर ख़जाना रहे, फिर वज़ीर आला रहे और एंटी पीपल पार्टी सेंस में वो पाकिस्तान की 3 बार वज़ारत उज़्मा भी इंजॉय कर चुके हैं। और आज की डेट में उनका छोटा भाई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, उनकी बेटी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की जो है वज़ीर आला है, उनका समधी जो है वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म है, और बाकी रिश्तेदारों का नाम लूँगा तो फिर जो है वो काम मुक जाएगा। सो जुल्म की कहानी जो सुना रहे थे ना तर्जमान साहब, मैंने उसका थोड़ा सा आपको वाक़या सुनाया
काम इंग्लैंड में हुआ, उन पे जाके केस करें ना, छोड़ दें एवन फील्ड में रहना बनना। अगर वो आप पे जुल्म कर रहे हैं और आपको दिवालियापन की तरफ ला रहे हैं और अगर आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, खुदा के लिए हमें बेवकूफ़ समझें, पागल समझें, बिल्कुल यमला ना समझें। बहुत शुक्रिया।